हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गजब है। बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर फिजिकल केमिस्ट्री के जो 3 टॉपिक हैं जिनमें भर भर के न्यूमेरिकल्स हैं, सर इनमें दिक्कत है, थोड़ा सा इनको आप कम समय में अच्छे से करा दो जो बोर्ड में हमारे काम आ जाए। और मैं कह रहा हूँ 100% सारी चीज़ें जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आएंगी। आज का लेक्चर पूरा दिल से पूरा देखें और उसको याद कर लें। चलिए, क्या क्या पढ़ना है हमें? ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं और इन तीनों में क्या चीज इंपॉर्टेंट है बेटा? एक तो लॉज और डेफिनेशंस पे ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान देना है न्यूमेरिकल्स पे और रीजनिंग पे, और थोड़ी बहुत है डेरिवेशंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ने? 3 चीजें हैं हमारे पास, 3 हिस्सों में बांट लेते हैं इसको। कौन कौन सा हिस्सा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ठीक है। दूसरा पार्ट बना लेते हैं लॉज का, जिसमें हम हेनरी और राउल्ट्स पढ़ लेंगे, और तीसरा पार्ट है बेसिक्स का। तीनों को अलग अलग डील करते हैं, ठीक है। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी, देखो एक बेटा पूरा फोकस करना और लिखते हुए चलना, थोड़ा थोड़ा याद होएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ सोल्यूट से इंडिपेंडेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि सोल्यूट कौन है, वो सिर्फ डिपेंड करेंगी किसे? नेचर ऑफ सोल्यूट से तो इंडिपेंडेंट है, और डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेंगी। ऐसी प्रॉपर्टीज का नाम रखा गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं पूछ लूं कि बेटा क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, पर सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज का एक नाम है, वो नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये है 4। कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, और चौथी है रिलेटिव लॉवरिंग। वो क्या होती है सर? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था P0, उसमें हमने सोल्यूट डाला, सोल्यूट डालते वेपर प्रेशर कम हो गया, अब हो गया PS, तो कमी कितने की आई? P0 माइनस PS। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था P0, उसमें हमने डाला सोल्यूट, प्रेशर हो गया PS, कमी कितनी आई? P0 माइनस PS। उसको डिवाइड कर दें ओरिजिनल से, इसे कहते हैं रिलेटिव लॉवरिंग। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों को एक सेकंड में बोलता हूं। जब हम प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल वाला, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर्स ना बनते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, और क्या डेवलप होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, और वेपर प्रेशर में रिलेटिव लॉवरिंग आती है। इन 4 प्रॉपर्टीज को कहते हैं एक साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप कहोगे सर इनके फार्मूले क्या है? इसका फार्मूला है बेटा Kb इंटू मोलैलिटी। अगर सोल्यूट पानी में जाने के बाद, यानी सॉल्वेंट में जाने के बाद टूट नहीं रहा, और अगर टूट रहा है तो आयोटा Kbm। क्या फार्मूला बेटा? आयोटा Kbm। अगर नहीं टूट रहा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 1, और अगर टूट रहा है तो आयोटा क्या होगा? अगर 2 पार्टिकल में टूट रहा है तो 2 हो जाएगा, जैसे NaCl पानी में जाने के बाद 2 में टूटेगा तो 2, K2SO4 पानी में जाने के बाद 3 में टूटेगा तो 3, K4FeCN6 5 में टूटेगा तो आयोटा हो गया 5। अगर आप कहोगे सर 100% ना टूट के पार्शियल टूट रहा हो तो अगर 2 में टूट रहा है तो 1 + n-1 अल्फा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? अगर इक्विलिब्रियम में टूट रहा है, जैसे एसिटिक एसिड है, क्या है? एसिटिक एसिड, यही आएगा, सबसे ज्यादा कॉमन है, CH3CO नेगेटिव + H पॉजिटिव। ये 2 में टूट रहा है तो N हो जाएगा या 2 - 1 अल्फा, दैट इज 2 - 1 अल्फा। आयोटा इज गुड होगा 1 + अल्फा। अगर किस में टूट रहा है? इक्विलिब्रियम में टूट रहा है, तो ये हो गई नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बाद, और ये हो गई टूटने वालों में बात। और अगर जुड़ रहा है तो आयोटा क्या होगा? अगर 2 पार्टिकल इकट्ठे हो गए और 1 बन गया, 2 पार्टिकल इकट्ठे होकर 1 बन गया, तो आयोटा होगा जो बड़ा डिवाइडेड बाय जो लिए, 1 बना लिए कितने थे? 2, तो आयोटा होगा 1/2। यानी जब डिसोसिएट होगा तो आयोटा 1 से बड़ा आएगा, और अगर एसोसिएट होगा तो आयोटा 1 से कम आएगा, और जब 1 से कम हो तो ये फार्मूला लगा लेना 1 - α/2।
अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और दो के ही सवाल आते हैं जनरली, 99% दो वाले केसेस होते हैं। तो बेटा याद कर लो, अगर टूट नहीं रहा तो आयोटा 1, अगर 100% टूट रहा है, दो में टूट रहा है तो दो हो जाएगा, तीन में टूट रहा है तो तीन हो जाएगा, चार में टूट रहा है तो चार हो जाएगा। और अगर दो जुड़कर एक बन रहा है तो 1/2, तीन जुड़कर एक बन रहा है तो 1/3, चार जुड़कर एक बन रहा है 1/4। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में टूटे या इक्विलिब्रियम में जुड़े तो ये वाला फार्मूला टूटने के लिए लगा देना, दो के लिए है, और ये वाला लगा देना जब चीजें एसोसिएट हो रही हो। तो आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो डेल्टा टीएफ का फार्मूला क्या होगा, आयोटा के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ इंटू मोलैलिटी। पाई का फार्मूला क्या होगा, पाई का फार्मूला होगा आयोटा सीआरटी, आयोटा सीआरटी। और रिलेटिव लोअरिंग का फार्मूला क्या होगा, x2 के बराबर, किसके बराबर है, x2। x2 मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, n2 डिवाइडेड बाय सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इनटू आयोटा आएगा अगर टूट रहा है तो, और अगर नहीं टूट रहा नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह दे तो आयोटा 1, आयोटा 1, आयोटा 1। समझ आ गई मेरी बात। अब इन सवालों में इसको कैसे यूज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले अगर आपको बेटा रिलेटिव लोअरिंग दिख जाए, क्या दिख जाए, रिलेटिव लोअरिंग की बात भी दिख जाए ना, तो आप ये फार्मूला लिख लो पहले, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू लिख लो N2 बाई N1 प्लस N2। फार्मूला पहले लिख दो। अगले ने आपसे कहा कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm है, तो यहाँ 1 atm रख दो, माइनस PS डिवाइडेड बाई 1 atm। अगले ने कहा कि पानी में डाला गया है 2 ग्राम, 2 ग्राम क्या, आप पूछोगे 2 ग्राम क्या, मैंने कहा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मोल कैसे निकालोगे, 2/180, ग्लूकोज का मोल मास होता है बेटा 180। 2 ग्राम ग्लूकोज डाला गया है किस में, 80 ग्राम पानी में। तो यहां क्या हो गया, तो 2 आ गया, 2/180 प्लस 80 ग्राम पानी में, तो 80 डिवाइडेड बाई 18, 80 ग्राम पानी में डाला गया तो 80 डिवाइडेड बाई 18, ये आ गया किसके मोल, पानी के मोल। अब यहां से आप क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, तो ये फार्मूला लगा दो फटाफट, आयोटा सीआरटी। ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड सुनते ही लगा दो फार्मूला आयोटा सीआरटी। अगले ने कहा कि K2SO4 है, K2SO4 है, और मान लो 100% डिसोसिएशन है, और अगर 100% डिसोसिएशन है तो 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, तो आयोटा हो गया 3। तो पाई बराबर लिखेंगे 3 CRT, पाई बराबर 3 CRT। अगले ने कहा है कि 2 ग्राम ग्लूकोज डाला गया, मैं ग्लूकोज को स्टैंडर्ड लेके चलूंगा ताकि बार बार जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 5 atm, 5 atm बराबर 3 C को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। R की वैल्यू 0.0821821। टेम्परेचर 25 डिग्री दिया हुआ है, 25 प्लस 273 कर दें, 25 प्लस 273 298 हो गया। यहां से क्या आ गया, वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर है, तो यहां 3 लीटर रख दो, कट गया 3 से 3, n आ गया, क्या आ गया बेटा n, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। मैंने आपको बताया कि इसका मास ही पता करना है, इसका मास पता करना है, तो आप यहां क्या लिखेंगे n की जगह, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू जो हमने निकाल रखा है, और मोलर मास इसका जोड़ के यहाँ पुट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि सोल्यूट का कितना मास इसके अंदर डाला गया था। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे तो अगले पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये लगाना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आयोटा केबीएम, केबी इंटू मोलैलिटी, केबी इंटू मोलैलिटी। मैंने कहा वाटर में मैंने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता करिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता करिए। अगर उसमें 2 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाए 500 ग्राम पानी में, 500 ग्राम पानी में 2 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाए, और ग्लूकोज जो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, क्या होता है ग्लूकोज,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, पिछली बार हाँ यहां भी ग्लूकोज लिया था, वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन यहां मैंने लिया K2SO4, तो ये टूट रहा था, 3 हिस्सों में टूट रहा था। अब मैंने कहा ग्लूकोज है, ग्लूकोज पानी में जाने के बाद टूटता नहीं, वो मोनोसेकेराइड है, तो वो जो था वही रहेगा। तो आयोटा कितना हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आयोटा हो गया 1। केबी वाटर का केबी आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा 0.52, ठीक है। अब आप मोलैलिटी कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड किसके मोल, सोल्यूट के मोल, किसका मास, सॉल्वेंट का मास, किस में, केजी में, तो 0.52 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ये रहा, गिवन मास 2 डिवाइडेड बाय 180, नीचे सॉल्वेंट रहा पानी कितने ग्राम है, 500, लेकिन ग्राम में नहीं चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000, क्या आ जाएगा बताइए, यहां से एलिवेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलिवेशन। मान लो लेट अस कंसीडर वो आया 0.02, मान लेता हूं, कैलकुलेशन नहीं करी बेटा मैंने, 0.02 आया, लेकिन आपसे एलिवेशन पूछा है या बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, इतना इंक्रीज हो गया है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री, और 100 में एलिवेशन आ गया कितने का, 0.02 का, तो उसमें 0.02 जोड़ देना। बोलो समझे कि नहीं समझे। लेकिन अगर यही सवाल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का होता तो कुछ नहीं करना था बेटा, यहां डेल्टा TF लिख देते, यहां KB की बजाय KF लिख देते, सारा तमाशा एज इट इज, और यहां आ जाता डेल्टा TF, आ गया डेल्टा TF, क्या आ गया, डेल्टा TF। लेकिन अब पूछता फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, क्या बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, डिप्रेशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता, TF होता, जो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट जो कि 0 है, और डिप्रेशन आया कितने का, 0.02 का, तो 0 माइनस 0.02 करते, और ये हो जाता हमारा आंसर। वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, उसमें से कम कर देते और आ जाता फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो एक सुंदर से सवाल का जवाब दें जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, विच वन हैव, यही तो सवाल है जो सबसे ज्यादा आता है, हैव हाईएस्ट BP, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, हाईएस्ट रिलेटिव lowering and least freezing point, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ए ऑप्शन मैंने लिखा NaCl, बी ऑप्शन मैंने लिखा ये मान लीजिए K4FeCN6, सी ऑप्शन मैंने लिखा ग्लूकोज। देखिए सवाल क्या है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें एलिवेशन ज्यादा होगा, और एलिवेशन किसके डायरेक्टली होगा, एलिवेशन डायरेक्टली होगा आयोटा के। आयोटा किसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा टूटे, तो ये देखिए कितनी चीजों में टूटेगा, 5, तो इसका ये टूटेगा ही नहीं, ये 2 में टूटेगा, तो इसका आयोटा ज्यादा है, तो इसका एलिवेशन ज्यादा आएगा, तो इसका BP ज्यादा होगा। और पाई भी किसका डायरेक्टली होता है, आयोटा के, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका ज्यादा होगा जो जिसका आयोटा ज्यादा होगा, मतलब जो ज्यादा टूटेगा तो आयोटा इसका ज्यादा है। हाईएस्ट रिलेटिव लोअरिंग भी डायरेक्टली होती है किसके, आयोटा के, तो वो भी इसका ज्यादा होगा। लेकिन इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। देखो इसमें डिप्रेशन ज्यादा आएगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर डिप्रेशन ज्यादा आएगा, 0 है तो कमी ज्यादा आएगी, कमी ज्यादा हुई तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, लीस्ट हुआ, दैट इज मिनिमम हुआ। तो एक ही चीज मिनिमम होगी, वो है फ्रीजिंग पॉइंट, बाकी सब होंगे हाईएस्ट। इस बात पे सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांस है। एक यही सवाल ऑर्गेनिक में बना दिया जाए, 3 ऑप्शन बदल रहा हूं, देखो सेम क्वेश्चन सेम स्टोरी, और ऑप्शन ये है CH3COOH, CH2 फ्लोरीन COOH और CF3COOH। अब आप देखिए आयोटा किसका ज्यादा होगा, सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो आयोटा पार्शियल डिसोसिएशन होगा, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसमें खींचेगा ज्यादा, तो इसमें आयोटा ज्यादा होगा, इसलिए इसका
हाईएस्ट बीपी होगा, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, हाईएस्ट रिलेटिव लोअरिंग होगी, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखें। चलिए अगली बात करते हैं। एक है मोलर मास कैलकुलेशन, बहुत आती है। क्या चीज? मोलर मास कैलकुलेशन। अब ज्यादा दिमाग न लगाएं। जैसे आपसे कहा गया फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयोटा 1 हो गया इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अगले ने कहा डिप्रेशन इतना है, कुछ भी 0.02 है, इतने का डिप्रेशन है, के एफ 1.86 है मान लीजिए, के एफ दिया हुआ आपको 1.86। बताइए इस फार्मूले से आप सरेआम क्या निकाल देंगे? मोलैलिटी निकाल देंगे। मोलैलिटी निकल जाएगी। मोलैलिटी का फार्मूला लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हो गया। अब आपसे क्या दिया होगा? सॉल्वेंट का मास दिया होगा, कहेगा 2 ग्राम ग्लूकोज, 2 ग्राम अननोन चीज, 2 ग्राम अननोन चीज डाली है, 2 ग्राम अननोन चीज डाली है 500 ग्राम सॉल्वेंट में। 500 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट देखते 500 बटे 1000 करो, ये 1/2 हो जाएगा, एन आ गया। क्या आ गया? यहां से बोलो जल्दी से, एन आ गया। एन को लिखेंगे गिवन मास, क्या चीज? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कहेगा 2 ग्राम था, लेकिन ये नहीं पता कौन था, तो मोलर मास एम नोट मान लेंगे। 2 बाय मोलर मास ये पता है, यहां से क्या निकल आएगा? मोलर मास। इस प्रकार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल लैब में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल, डिप्रेशन हम लैब में नोट कर लेते हैं, केएफ हमें पता होता है, मोलैलिटी हम फार्मूला लिख देते हैं और हम निकालते हैं अननोन सोल्यूट का मोलर मास। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल अननोन सोल्यूट का मोलर मास निकालने में किया जाता है। तो सवाल ये आएगा कि सर बताओ ना कौन सा बेस्ट होता है, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सर बेस्ट होती है अननोन सोल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए? तो जवाब है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बेस्ट होती है। किसका? पॉलीमर, प्रोटीन, इनके मोलर मास निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू मेजर करने लायक आती है। बाकी चीज़ों की जो वैल्यू है वो बहुत थोड़ी आती है, इतनी थोड़ी आती है कि उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात के ऊपर कई बार ये आ जाता है, परसेंटेज जैसे यूं कह देगा कि ये एक मॉलिक्यूल है, कौन? एसिटिक एसिड है, ये टूट रहा है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। कहता कितना परसेंट टूट रहा है, ये निकाल कितना परसेंट टूट रहा है। तो पहली बात तो बेटा ये लिख ले, आयोटा। आयोटा किसके बराबर होगा? 1 + अल्फा। मतलब ये अल्फा पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? तरह से अल्फा। अब आपको कि सर अल्फा के लिए तो आयोटा चाहिए। आयोटा क्या होता है सर? आयोटा कैसे निकलेगा? डेल्टा, इसका एलिवेशन दिया होगा, एलिवेशन या डिप्रेशन, एलिवेशन डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल, डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल बराबर कर लेंगे 1 + अल्फा। अब यूं कहेगा कि एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया गया और उसका एलिवेशन 0.02 आया, 0.02 आया। ठीक है भाई। अब इससे अल्फा कैसे निकलेगा? अब वो यूं कहेगा कि इतने ग्राम सोल्यूट, अब यहां डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे, के बी इंटू मोलैलिटी। के बी हमको पता होगा, के बी हमको पता होगा। अब मोलैलिटी कैसे निकलेगी? मोलैलिटी के लिए ये लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यूं बोलेगा 2 ग्राम ये एसिटिक एसिड, 2 ग्राम एसिटिक, तो 2 ग्राम पता है, गिवन मास हो गया। मोलर मास, इसका मोलर मास लिख लेंगे जो कि 60 है, 2/60 डिवाइडेड बाय, ये डाला गया है किस में? 500 ml पानी में। 500 ml का मतलब 500 ग्राम, 500/1000, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये रख दिया, ये रख दिया, यहां से सरेआम क्या निकाल लेंगे? अल्फा। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इनटू कर देंगे 100, तो आ जाएगा परसेंटेज डिसोसिएशन। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आगे तो अगला सवाल इसी बात पे बताता हूं। इसी बात पे सवाल होता है कि बेंजोइक एसिड है, वो किसी सॉल्वेंट में डाला गया और वो डाइमर बन गया। क्या बन गया? 2 बेंजोइक एसिड इक्विलिब्रियम में डाइमर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डाइमर। डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं? डाइमर बना रहे हैं ऐसे। अब इसका सवाल होगा, बताओ कितना परसेंट डाइमराइजेशन हुआ? कितना परसेंट डाइमराइजेशन? बेटा कुछ नहीं, खेल कुछ नहीं है। आयोटा बराबर लिख दे 1 - अल्फा/2, कहानी खत्म। अब आपको कि सर ये अल्फा चाहिए अपने को,
अल्फा चाहिए तो आयोटा कैसे निकालेंगे सर? आयोटा वही खेल, डेल्टा टीपी एलिवेशन देगा या फ्रीजिंग, हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट दे, डेल्टा टीएफ एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल, ये लगा देना, ये लगा देना। ये दिया होगा डायरेक्ट, आपसे कहेगा ये बेंजोइक एसिड सॉल्वेंट में डालने के बाद उसमें जो डिप्रेशन आया, बेंजोइक एसिड को सॉल्वेंट में डाला और उससे जो डिप्रेशन आया वो डिप्रेशन 0.02 का है। अब यहां लिखेंगे डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल का फॉर्मूला लिख देंगे केएफ इंटू मोलैलिटी। आयोटा नहीं लगाना, जब थ्योरेटिकल लिखते हो तो आयोटा नहीं लगाना, अगर आयोटा लगा दिया तो वो रियल हो जाएगा। केएफ रख देंगे। मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए एक ही फॉर्मूला मोलैलिटी का, एन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एन को कैसे लिखेंगे बेटा? हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कैलकुलेशन करें, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन बताएंगे कि इसको ऐसे करना है। नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आपसे कहा जाएगा 2 ग्राम इसका था, 2 बाय इसका मोलर मास रख देना, जो भी आएगा बेंजोइक का, डिवाइडेड बाय ये डिसोल्व किया गया था 500 ग्राम पानी में, तो 500 बटे 1000 ये कर लेना। तो यहां से m आ जाएगा, m यहां रख देना, सोल्व करके अल्फा निकाल लेना, अल्फा को इंटू 100 कर देना, तो परसेंटेज डाइमराइजेशन आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। आ गई है तो अगले मुद्दे पे चलते हैं। एक मुद्दा हो गया अपना पूरा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक मुद्दा। अगली बात पे आते हैं, पार्ट 2 है लॉज। लॉज, लॉज में क्या क्या है, क्या क्या है? नंबर 1 है राउल्स लॉ, हेनरी लॉ से शुरू करते हैं। नंबर 1 है हेनरी लॉ। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कंटेनर, कंटेनर में लिक्विड, लिक्विड के ऊपर गैस, लिक्विड के ऊपर गैस, ये रख दिया पिस्टन, पिस्टन पे रख दी ईंट और उससे लगाया प्रेशर, और जितना लगाएंगे प्रेशर, जितना गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा उतने गैस के मोल का हिस्सा लिक्विड में ज़्यादा घुसेगा, तो प्रेशर डायरेक्टली होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। तो solubility of gas at any temperature is directly proportional to pressure of gas above liquid, pressure of gas above liquid। proportionally कैसे हटाएंगे? कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम है हेनरी कांस्टेंट, KH इंटू एक्स। आपसे बोला गया एक सवाल और क्लियरली पता है, क्लियरली दिख रहा है कि ये solubility है और ये KH है। KH टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे ये KH बढ़ता है, और जो solubility है ये दोनों चीजें इनवर्स हैं, ये दोनों इनवर्स हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो जितना हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होता है उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम होती है। हीलियम, नियॉन, ऐसी जो इनर्ट गैसेस होता है उनका KH वैल्यू बड़ा हाई होता है, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बड़ी ही कम होती है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। इस पर सवाल कैसे आएगा सर? सवाल ऐसा आएगा, एक गैस को STP के ऊपर, एसटीपी बोल दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर बोल दिया 1 atm, हेनरी कांस्टेंट दे दिया आपको 2 × 10⁴, लेकिन इसकी यूनिट देखना बहुत जरूरी है। ये दे रखा है इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब एक्स तो नंबर है, एक्स नंबर है तो जो यूनिट KH की होगी वही यूनिट P की होगी, मतलब ये भी किस में होना चाहिए? ATM में। अगर ये पास्कल में हो तो ATM में बढ़ा लेना, इंटू एक्स। तो बताइए सरेआम यहां से क्या आ गया? एक्स आ गया। एक्स बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसको कैसे लिखेंगे? गैस के मोल डिवाइडेड बाय गैस के मोल प्लस वाटर के मोल, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि KH हाई दिया होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, तो ये वाटर के मोल तो बहुत ज्यादा होंगे, गैस के मोल बहुत कम होंगे, तो इसको लिख लेंगे Ng/N वाटर, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है। अब हमसे कहा जाएगा कि वाटर था 500 ml, क्या था वाटर? 500 ml, 500 ml में गैस डिसॉल्व हुई है, तो यहां वाटर के मोल रख देना 500/18। तो बताओ यहां से दौड़ते दौड़ते किसके मोल आ जाएंगे? गैस के मोल आ जाएंगे जो इस लिक्विड में घुलेंगे। अगला कहते गैस है CO2, कौन सी गैस है? CO2, तो उसका मास बता कितना घुला, तो कोई बात नहीं, गैस के मोल निकाल चुके हैं, गैस के मोल निकाल चुके हैं, तो गैस के मोल को लिख देना गिवन मास बाय CO2, CO2 का होता है 44, ये हमने निकाल लिया है। तो गैस के क्या आ जाएगा? गैस का कितना मास लिक्विड में घुला ये पता लग जाएगा। हेनरी लॉ का क्या इस्तेमाल है आम जिंदगी में? आपको पता होना चाहिए कि डीप सी डाइवर्स, जो समुद्र में गहराई में
जो डाइवर्स जाते हैं वो अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं और उस सिलेंडर में हीलियम भरी होती है ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है तो वो ब्लड में कम घुलेगी, और ब्लड में कम घुलेगी तो जब ये डाइवर बाहर आएगा तो ब्लड से जो गैस है वो कम निकलेगी, तो उसको दर्द नहीं होगा। अगर हम एयर भर के भेज दें तो जब ये डीप सी डाइवर गहराई में जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से O2 भी घुलेगी और N2 भी ब्लड में घुलेगी, घुलने से दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये बाहर आएगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटते ही जो गैस ब्लड में घुली थी वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी, O2 बॉडी कंज्यूम कर लेगी, लेकिन N2 जो वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी, जिससे पेन होगा, जिससे क्या होगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। अगर बहुत तेजी से बाहर आया तो जो नसें हैं ब्लड की वो फट भी सकती हैं, आदमी मर भी सकता है। इस घटना को बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बैंड्स। इसी तरह पहाड़ी इलाकों पे जो लोग रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं, वहाँ एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो गैस ब्लड में कम घुलती है, इसलिए वो लोग, पहाड़ी लोग, शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर पाए जाते हैं। तो ये हुई कुछ बातें। हेनरी लोग, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हाई प्रेशर पे भरी जाती हैं क्योंकि उनमें गैस हाई प्रेशर पे भरेगी तो गैस लिक्विड में ज़्यादा घुलेगी, और ज़्यादा घुलेगी तो हम यही चाहते हैं कि वो घुल जाए, सीधी सी बात है। तो हाई प्रेशर पे इसीलिए पैक करते हैं ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो। ये तो भी कुछ बेसिक सी बातें हैं। अगला लो है हमारा राउल्ट्स लो। राउल्ट्स लो, राउल्ट्स लो की चर्चा करते हैं। राउल्ट्स लो क्या कहता है? ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड, ए कोई लिक्विड है और ए के मोल है 4, ए के 4 मोल हैं। तो यहां वेपर किसके बनेंगे बेटा? ए के बनेंगे। और कितने वेपर होंगे उसका? P0A वेपर प्रेशर होगा। अब अगर मैं ये ले लूं बी, क्या ले लूं? बी लिक्विड, इसके मोल है 3, मतलब 8 मोल ले लो, 8 मोल या थोड़े ज्यादा ले लो, 2 मोल ले लो, 2। यहां किसके वेपर्स बनेंगे? ओनली बी के। इसको हम कहेंगे प्योर बी का वेपर प्रेशर। लेकिन अगर मैं ए को बी में मिला दूं, ए को बी में मिला दूं, ए और बी मिला दिए, ए और बी मिला दिए, तो अब यहां ए और बी इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहां जो वेपर प्रेशर आएगा ए का वो P0A नहीं रहेगा, वो हो जाएगा P0A इंटू सम फ्रैक्शन, इंटू सम फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन होगा XA, ए का मोल फ्रैक्शन, ए का हिस्सा, प्योर ए का प्रेशर इंटू ए का हिस्सा। और यहां बी का वेपर प्रेशर क्या होगा? बी का जो था, बी का जो था इंटू में अब होगा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा। अब आपको कहोगे सर ए का हिस्सा कितना है, बताना जरा। ए का हिस्सा बड़ा ही आसान है यार बताना। जब ये दोनों मिला दिए तो ए के मोल है 4 डिवाइडेड बाय दोनों मिलकर हो गया 6, तो ए का हिस्सा है 4/6, दैट इज 2 to the 4, 2 3 जा 6, 2/3। तो बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा एक तो सीधा निकाल दो, 1 - 2/3, 1 - 2/3 दैट इज 1/3। या आप यूं कर सकते हैं, बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल दैट इज 1/3। तो यहां ए का जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा बेटा? P0A नहीं आएगा, 2/3 P0A आएगा। और बी का प्रेशर P0B नहीं आएगा, 1/3 P0B आएगा। तो कहने का मतलब टोटल प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जब हम ए को बी में मिलाते हैं, दो लिक्विड्स को अगर मिक्स किया जाता है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, स्टेटमेंट याद करें, मेरे साथ साथ बोल के याद करें। जब दो लिक्विड मिलाए जाते हैं, आइडियल वाले, कौन से वाले? आइडियल वाले। आइडियल वाले मतलब सेम, हेक्सेन को हेप्टेन में, बेंजीन को टॉल्यूइन में लाइक होना चाहिए। डिफरेंट प्रकृति का होगा तो ये फार्मूला गलत है, ये नहीं लगेगा। ये केवल तब लगेगा जब सेम नेचर के लिक्विड आपस में मिलाए जाएं। तो अगर सेम नेचर के लिक्विड आपस में मिलाए जाएं तो मिलाने के बाद ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा, इसको देख के बोलना, इज इक्वल टू होगा total pure vapor pressure of that component multiplied by mole fraction of that component in liquid phase, mole fraction of that component in liquid phase। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अगर मैं टोटल प्रेशर पूछूं आपसे, टोटल प्रेशर पूछूं तो बताओ टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा? PA प्लस PB, फटाफट बोलो। PA क्या होगा? XA P0A, PB क्या होगा? XB P0B। ये आंसर हो जाएगा टोटल प्रेशर का। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? XA XB को कहा जाता है
लिक्विड कंपोजिशन। क्या कहा जाता है बेटा? ए का हिस्सा और बी का हिस्सा, उसे कहा जाता है लिक्विड कंपोजिशन। अगर कोई यूं कहे कि सर एक बात और बताओ, यहां ए और बी मिले हुए हैं और यहां वेपर्स हैं, तो यहां वेपर्स तो ए के भी हैं सर और यहां वेपर्स बी के भी हैं, तो सर वाई ए बताओ। वाई ए मतलब वेपर में ए का हिस्सा, वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन, वेपर्स में ए का मोल फ्रैक्शन। एक्स ए लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है, एक्स बी लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है। अगर वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो वो होगा पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। वाई बी क्या होगा? पी बी डिवाइडेड बाई पी टोटल। ये हो गया वेपर कंपोजिशन और एक्स ए एक्स बी है लिक्विड कंपोजिशन। एक्स ए एक्स बी है लिक्विड कंपोजिशन और वाई बी है वेपर कंपोजिशन। और ये रहा बढ़िया सा सवाल, जल्दी से आप देखें। मैंने कहा कि ए का प्योर वेपर प्रेशर, प्योर ए का वेपर प्रेशर था 450 mm, ठीक है। प्योर बी का वेपर प्रेशर था कितना? मान लेता हूं वो था 300 mm, 300 mm था। दोनों को मिला दिया और टोटल वेपर प्रेशर आ गया है 600 mm। आप कहोगे सर ये तो जोड़ने के बाद, नहीं, जोड़ नहीं कर सकते आप। पी नॉट ए पी नॉट बी इज नॉट पी टोटल, तो 600 mm आ गया। तो मैंने कहा एक्स ए एक्स बी बता दे भाई, एक्स ए एक्स बी बता दे, वाई ए वाई बी बता दे, वाई ए वाई बी बता दे, यानी लिक्विड कंपोजिशन बता दे और फटाफट वेपर कंपोजिशन बता दे। शुरू करिए। कैसे करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे बेटा। पी टोटल 600 इज इक्वल टू होगा एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। एक्स ए हमें नहीं पता, एक्स ए लिख लेंगे। पी नॉट ए कितना है? 450 प्लस एक्स बी को लिख लो 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए, पी नॉट बी 300। अब आप सरेआम मुझे बताइए यहां से क्या निकल आएगा? दौड़ता हुआ एक्स से आएगा, दौड़ता हुआ एक्स से। और अगर एक्स से आ गया तो एक्स बी क्या होगा? 1 माइनस एक्स से। इस प्रकार क्या आ जाएगा? एक्स बी। और एक्स से आ गया, एक्स बी आ गया तो लिक्विड कंपोजिशन आ गया। सही है जी, एक्स ए एक्स बी आ गया। वाई ए कैसे होगा? वाई ए होगा पी ए बाई पी टोटल। क्या हमको पता है? पी टोटल हमको पता है 600 है, पी टोटल हमको पता है 600 है। पी ए क्या होगा? एक्स ए पी नोट ए, एक्स ए पी नोट ए 450 और एक्स ए हमने यहां निकाल रखा है, ये यहां रख देंगे, वाई ए आ जाएगा। सिमिलरली वाई बी पी बी बाई पी टोटल हो गया 600 और पी बी क्या होगा? एक्स बी इंटू पी नॉट बी है 300 और क्या रख देंगे हम? एक्स बी यहां से निकाल के रख देंगे और वाई बी आ जाएगा। इस प्रकार हम लिक्विड कंपोजिशन भी बता सकते हैं और वेपर कंपोजिशन भी बता सकते हैं। आगे मूव करते हैं। अगला मुद्दा है आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है सर, नॉन आइडियल कौन सा होता है सर? ये तो बिल्कुल मजाकिया बात है भाई। आइडियल जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, सेम को सेम में मिलाएं, जो सेम टाइप का सेम टाइप में मिला दें, बेंजीन को मिला दे टोल्यूइन में, हेक्सेन को मिला दे हेप्टेन में, एक ही प्रकृति के लिक्विड आपस में मिला दें तो वो वाले राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे, राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे। और जो डिफरेंट मिला दें, डिफरेंट जैसे इथेनॉल, इथेनॉल में पानी मिला दिया, एसीटोन में इथेनॉल मिला दिया, दो डिफरेंट किस्म के आपस में मिला दें तो माहौल बदल जाएगा और उसमें राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं होगा, राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन का नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर आइडियल होगा तो उसमें पी ए एक्स ए पी नोट ए के बराबर होगा और अगर नॉन आइडियल होगा तो पी ए किसके बराबर नहीं आएगा? एक्स ए पी नोट ए के बराबर नहीं आएगा। अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर यहां वेपर प्रेशर ऑफ ए है तो यहां ए का हिस्सा अगर मैं 1 ले लूं और बी का हिस्सा मेरा 0 तो यहां पी नोट ए होगा और इधर वेपर प्रेशर ए का जब हम मिलाएंगे तो ए का हिस्सा कम होता जाएगा, वेपर प्रेशर कम, और यहां एक्स ए हो जाएगा 0 और एक्स बी ले लिया मैंने 1 तो यहां प्योर बी है और ये ग्राफ होगा और ये होगा टोटल का, ये पी ए की लाइन, ये पी बी की लाइन, ये टोटल की लाइन। लेकिन नॉन आइडियल में या तो ग्राफ इसके ऊपर आएगा या इसके नीचे आएगा।
बोलो मेरी बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए हैं, समझ गए हैं सर। अगली बात, आइडियल अगर सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0, मतलब दो चीजों को अगर हम मिलाएंगे तो अट्रैक्शन ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, जो थी वही रहेगी। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा? 0। ना तो 2 लीटर प्लस 3 लीटर 5 लीटर बनेगा, ना तो ज्यादा बनेगा ना कम बनेगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यहां या तो एनर्जी निकलेगी या अब्जॉर्ब होगी, अभी हम चर्चा करेंगे कब अब्जॉर्ब होगी कब निकलेगी। लेकिन डेल्टा एच नोट 0 होगा, डेल्टा वी भी नोट 0 होगा। एक चीज है जो दोनों जगह बढ़ेगी, वो है डेल्टा एस। डेल्टा एस यहां भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस यहां भी पॉजिटिव होगा। ये गजब पॉइंट आ रही है, गजब पॉइंट है। एंट्रोपी आइडियल मिक्सिंग में भी बढ़ेगी, नॉन आइडियल मिक्सिंग में भी बढ़ेगी। डेल्टा जी यहां भी नेगेटिव होगा और डेल्टा जी यहां भी नेगेटिव होगा। ये तो सब जानते हैं, ये ऊपर वाला खेल तो, लेकिन ये 2 पॉइंट है, इन्हीं पे सवाल बनने का चांस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलैरिटी क्या आइडियल और नॉन आइडियल में? डेल्टा एस दोनों का पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी दोनों का नेगेटिव होएगा। बोलो समझ आई कि नहीं आई बात? आ गई है तो अगला मुद्दा देखिए। अगला, नॉन आइडियल 2 किस्म का है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन? ए टाइप की चीज बी में मिलाई, ए टाइप को बी में मिलाया, अट्रैक्शन क्या हो गई? ए और बी में अट्रैक्शन घट गई। अगर दो चीजें मिलाई और अट्रैक्शन कम हो गई, अगर अट्रैक्शन कम होगी तो वेपर्स ज्यादा बढ़ेंगे, वेपर्स ज्यादा बढ़ेंगे, अट्रैक्शन कम होगी तो वेपर प्रेशर इतना आना चाहिए था, इससे ज्यादा आएगा। और अट्रैक्शन अगर टूट गई है, इसका मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब करी है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। और अगर अट्रैक्शन टूट गई है तो फैल जाएगा, तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ए को बी में मिलाऊं, ए टाइप के लिक्विड को बी में मिलाऊं और अट्रैक्शन पहले से ज्यादा हो जाए, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो एनर्जी वेपर्स क्या बनेंगे? कम। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो आना चाहिए था उससे कम आएगा। एनर्जी रिलीज होगी, वॉल्यूम मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा। तो जो ग्राफ होना चाहिए था ये वाला होना चाहिए था, पॉजिटिव डेविएशन में ये आएगा। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो जो होना चाहिए था उसमें नीचे आएगा। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक एक एग्जांपल रट लेना, जो एनसीईआरटी में है वो एग्जांपल दिल लगा के रट लेना। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर। ये तो शराब में पानी, पॉजिटिव डेविएशन दिल लगा के याद कर लेना। शराब में पानी, इथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन है। और एनिलीन प्लस फिनॉल नेगेटिव डेविएशन है। और एक और है नेगेटिव डेविएशन में, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन नेगेटिव डेविएशन है, इसको याद रखें। और इथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन है, ये याद रखें। एसीटोन प्लस इथेनॉल ये भी पॉजिटिव डेविएशन है। आपसे उल्टा मजाक कर सकता है कि एनिलीन को फिनॉल में मिलाया, बताओ कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन है। बताओ उसका ग्राफ कैसा होगा, बताओ उसमें डेल्टा वी क्या होगा, बताओ उसमें डेल्टा एच क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट सुपरस्टार डेफिनेशन इसमें एज़ोट्रॉप की। किसकी? एज़ोट्रॉप की। एज़ोट्रॉप क्या होता है? दो लिक्विड को हम मिला देते हैं आपस में, और एक ऐसा कंपोजिशन होता है, XAX भी ऐसा होता है कि लिक्विड फेज का कंपोजिशन और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम हो जाता है। मतलब जो XAX भी होता है वही YAY भी हो जाता है। तो एज़ोट्रॉप क्या होता है? मिक्सचर होता है। क्या होता है रे? मिक्सचर होता है। किसका भाई? टू सॉल्यूशंस का। क्या हो जाता है उसमें? लिक्विड कंपोजिशन और वेपर कंपोजिशन क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। ऐसे ही मिक्सचर को कहते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। एग्जांपल है 95% इथेनॉल प्लस 5% पानी, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है।
और एक एग्जांपल और आप एनसीईआरटी में से याद कर लें, मुझे जो याद आ रहा है 68% HNO3 प्लस वाटर। थोड़ा इसमें चेक कर लेना बेटा, कोई एरर हो जाए तो चेक कर लेना डाटा वैल्यूज में। तो एक एक एग्जांपल इसका याद रखें। अगली बात आती है, ये तो होगी लॉज की बातें, अब आता है सॉल्यूशन चैप्टर में बेसिक्स। बेसिक्स में से तो आपको एक चीज पढ़नी है, मोलैलिटी का फार्मूला। एक सवाल याद कर लें ये वाला, 68% H2SO4 है, उसकी डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml है। 68% H2SO4 है, उसकी डेंसिटी इतनी है। आप उसकी क्या निकाल के दिखाओ, मोलैरिटी निकाल दो, मोलैलिटी निकाल दो और मोल फ्रैक्शन निकाल दो, और मोल फ्रैक्शन निकाल दो। इस तरह का सवाल। इसको करने का तरीका सुनो। लेट जल्दी से सुनो। लेट सॉल्यूशन को मान लेना 100 ग्राम, तो H2SO4 कितना होगा, 68 ग्राम। तो बताओ पानी कितना होगा, पानी 100 में से 68 माइनस करो, 32 ग्राम। हो गया इतना खेल। अब निकालते हैं मोलैरिटी। फार्मूला लिखो, कोई दिमाग नहीं। M बराबर मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। किस में, लीटर में। अब सोल्यूट के मोल रखिए, कहां है सोल्यूट, कहां है, ये रहा 68 गिवन मास डिवाइडेड बाय 98 हो गया मोल्स। वॉल्यूम सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दिया ही नहीं। डेंसिटी बराबर हो तो मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर होगा मास बटे डेंसिटी। लेकिन मास किसका, सॉल्यूशन का मास। 100 बटा में डेंसिटी ये रही 1.02 ग्राम पर ml, लेकिन ये वॉल्यूम तो ml में आया। किस में आया, मिलीलीटर में, क्योंकि यहां डेंसिटी पर ml में। मिलीलीटर तो डिवाइडेड बाय 1000 करो, यहां डिवाइडेड बाय 1000, अब ये लीटर हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को बिठा लेना और मोलैरिटी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगली बात, मोलैलिटी तो और ही आसान है। क्या है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में। नंबर ऑफ मोल्स बताओ, किसके मोल, सोल्यूट के 68 डिवाइडेड बाय 98, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कहाँ, ये रहा 32। ग्राम में नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए और ग्राम में नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम में हो गया। स्पीड बेटा फुल हाई रहेगी। आप इसको, इस मुद्दों को पकड़े, किन मुद्दों पे आपको ध्यान देना है फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करते टाइम। मैं सारे मुद्दे बोल जाऊंगा, आप ध्यान लगाएं। मोलैलिटी आ गई। तीसरा खेल मोल फ्रैक्शन। किसके मोल फ्रैक्शन, मैंने कहा बताओ H2SO4 का मोल फ्रैक्शन। तो H2SO4 के मोल्स, H2SO4 68 बाय 98 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 68 बाय 98 प्लस वाटर के मोल्स 32 बाय 18। आंसर हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सोल्यूट का। 1 में से H2SO4 के मोल फ्रैक्शन कम कर देना, वो आ जाएंगे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। यस और नो। अगली बात, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इनमें से मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में कौन सा ऐसा तरीका है, जो बहुत कॉमन सवाल है यार, मेंस में भी आया था इस बार, कौन सा ऐसा तरीका है जो वॉल्यूम, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है, और ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसी के साथ सॉल्यूशन टॉपिक हुआ समाप्त। इसे आप लोग आराम से रिवाइज करें। अगली बात करते हैं नया टॉपिक, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको तो अभी हम हवा में अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो बेटा, मेरा ना आज की क्लास में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। मेरा मुद्दा है कि आपको क्वेश्चन ये पता लग जाए कि बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है। उसको मैं दिल लगा के बताने वाला हूँ, तो आप भी उतना ही दिल लगा के समझें। 1 मिनट भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 हिस्से बनाओ, इन टॉपिक्स के 3 हिस्से बना लिया करो। पहला हिस्सा, इसमें है क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा हिस्सा है क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद है कंडक्टेंस। और तीसरा हिस्सा है इसमें कॉमर्शियल सेल्स। ठीक है।
पहले पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस से जल्दी से देखिए। इलेक्ट्रोलाइसिस, एक सॉल्यूशन जैसे मैंने ले लिया कौन, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl मतलब एक्वस NaCl का मतलब क्या है, Na प्लस है, Cl माइनस है और वाटर है, H प्लस है और OH माइनस है, और लगा दी दो रॉड। क्या लगा दी? दो रॉड, और जोड़ दी क्या? बैटरी। अब क्या होगा, एक पॉजिटिव रोड है, एक नेगेटिव रोड है। पहले ये बनाया करो, दो रोड बनाओ, सॉल्यूशन को तोड़ लो। अगर NaCl का होता तो इतना होता, अगर एक्वस NaCl है तो दो लोग हैं। अब देखिए कटायन जाएगा, कटायन ये रहे कटायन। कटायन कौन सी रोड पे जाएगा? नेगेटिव रोड पे जाएगा। लेकिन H प्लस और Na प्लस में इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा H प्लस में ज्यादा है, तो ये नहीं जाएगा और ये जाएगा। तो H प्लस क्या लेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन लेगा, और कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन। कहां बनेगी? कटायन जिस पे जाएगा उसे कैथोड कहेंगे, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये सवाल आएगा कि कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा। एनोड पे देखिए, एनोड पे ये दो लोग हैं, Cl माइनस है और OH नेगेटिव है। Cl माइनस है और OH नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये देगा। ये याद रखना है बेटा, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, Cl बनेगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। Cl अकेला स्टेबल नहीं है तो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्लोरीन गैस लिबरेट होगी और यहाँ हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी एनोड पे और कैथोड पे लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मैं यहां ये रोड चेंज कर दूं, ये इनर्ट रोड है, इनर्ट रोड की बजाय अगर मैं अमलगम ले लूं, अमलगम मरकरी की इलेक्ट्रोड ले लूं, तो यहां सोडियम जम जाता है। याद रखना, मरकरी अगर ले लूं तो सोडियम जमेगा। बोले ये बात बेटा याद हुई कि नहीं हुई? तो यानी जो प्रोडक्ट आता है वो नेचर ऑफ रोड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट बात है कि यहां Cl माइनस क्यों लिबरेट हुआ। तो इस बात के लिए एक वर्ड याद कर लेना, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। बस अभी के लिए मैं इतना बोलूंगा, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। ये वर्ड काफी काम का है। ड्यू टू ओवर वोल्टेज Cl2 लिबरेट हुई, ये बात याद रख लेना। ठीक है, और दो बातें होगी यहां, हाइड्रोजन कैथोड पे, क्लोरीन एनोड पे। क्यों? ड्यू टू ओवर वोल्टेज। हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे लिबरेट होती है। अगर यहां इनर्ट रोड है, अगर यहां हम अमलगम की रोड ले लें, मरकरी ले लें कैथोड के ऊपर, तो सोडियम जमेगा, ना कि हाइड्रोजन। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। अगली बात, फैराडे का नियम क्या है कि जो यहां मास जम रहा है उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लेने से हाइड्रोजन बनेगी, दो लेगी तो ज्यादा हाइड्रोजन बनेगी, तीन से और ज्यादा। तो जो मास यहां लिबरेट होगा, या यहां पे, तो जो किसी भी रोड के ऊपर जो मास लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली है किस चीज के? चार्ज के। किसके डायरेक्टली है? सॉल्यूशन में चलने वाले चार्ज के मास डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल के साथ अगर कांस्टेंट m बराबर है ZQ। इसके ऊपर बड़े ही धार्मिक किस्म के सवाल आते हैं। इसे कहते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ। तो क्या कहता है फैराडे का फर्स्ट लॉ? मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड और एनी रॉड, mass deposited or liberated on any electrode is directly proportional to quantity of charge passing through the solution। ज्यादा चार्ज पास करोगे तो ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा। कम चार्ज पास करोगे तो कम मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा। आपको कोई सवाल क्या आएगा? सर सवाल क्या आएगा? बिल्कुल जायज बात है तुम्हारी। सवाल क्या आएगा? सवाल ऐसे होगा कि इतने चार्ज पे इतना मास लिबरेट हुआ, तो बता इतने चार्ज पे कितना होगा। यानी m1 बाई m2 इज इक्वल टू होगा क्या चीज? q1 बाई q2। इस बात पे सवाल होंगे, Q1 बाई Q2। अब इसके लिए मैं दो चार बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Q कैसे लिखते हैं? पहला तरीका फिजिक्स के हिसाब से, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज Ne। Q बराबर Ne होता है, एक फार्मूला। नंबर दो, Q बराबर है IT, करंट इनटू टाइम। मैंने कहा 2 एम्पियर करंट 3 मिनट, 2 एम्पियर 3 मिनट, 2 गुणा 3 गुणा 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो। अगला तरीका चार्ज निकालने का, Ne मैंने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हुआ? 1 मोल इंटू इलेक्ट्रॉन। 1 मोल की वैल्यू रखो 6.02 10 की पावर 23 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई करो, मैंने कर रखा है, आप भी याद रखो 96,500 कूलम। और इस वैल्यू का नाम रखा गया 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कहते हैं 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कहते हैं 1 फैराडे। सवाल देखिए, सवाल होते हैं इस तरह के, बहुत ही मासूम से यूनिटरी मेथड वाले मजाकिया सवाल। आपसे कहा जाएगा
कि कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज चाहिए, कितना चार्ज चाहिए टू डिपॉजिट क्या, टू डिपॉजिट क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 50 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम AlCl3, 20 ग्राम, यस कुछ भी लिख लो, 60 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम CaCl2, ठीक है। और या एक सवाल, दो सवाल, तीसरा, कितना चार्ज चाहिए टू रिड्यूस 1 मोल MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। चौथा सवाल, 1 मोल, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मोल Cr2O72 नेगेटिव टू Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। पांचवा ऐसे पूछ लेगा कि बताइए 1 मोल वाटर टू O2, इनके लिए कितना चार्ज चाहिए। तो देखिए पहले एल्यूमिनियम कहां से आएगा बताओ, AlCl3 से। AlCl3 को स्पीड से तोड़ो, क्या बनेगा, Al3 प्लस Cl नेगेटिव। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका सवाल में कोई जिक्र ही नहीं है, इसका जिक्र नहीं है तो उसको छोड़ दो। Al3 प्लस क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनेगा एल्यूमिनियम, ठीक बात है सर। 3 इलेक्ट्रॉन से बना एक एल्यूमिनियम, तो 3 मोल से बनेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन से बनेगा 1 मोल एल्यूमिनियम। और मोल इलेक्ट्रॉन का नाम रखा है हमने फैराडे, तो सीधा बोलो ना, नो बकवास, सीधी बात, 3 फैराडे से बनेगा 1 मोल। पर बातें मोल में नहीं हो रही, बातें मोल में नहीं हो रही, मास में हो रही है। तो 1 मोल का मास रख दे भाई, 1 मोल का मास रख दे, जो कि है 27 ग्राम। तो पहले लिखना सीखो, 3 फैराडे से बनेगा 27 ग्राम। अब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कहता है बता 50 ग्राम बनाना है, 50 ग्राम बनाना है, कितना एल्यूमिनियम चाहिए। मान लेंगे x चाहिए, मान लेंगे x चाहिए, दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस, क्या आ गया बेटा, x आ गया। बताइए जल्दी से कितना आ गया, 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 27 फैराडे। आपको किस आंसर तो कुलम में है, तो क्या, इस फैराडे की जगह रख दो 96,500 कूलम, आंसर आ जाएगा। अब इसमें उल्टे पुल्टे सवाल सोच लीजिए, इसी का उल्टा क्या कहूं, अगर मैं कह दूं कि मैंने आपको इसी सवाल को रिवर्स करके दिखाता हूं। रिवर्स, 3 फैराडे से 27 ग्राम बना, ठीक है, चार्ज इससे इतना बना। उल्टा सवाल होगा, 2 एम्पियर करंट चलाया, 2 एम्पियर करंट चलाया, मैं इधर की चीजें दे रहा हूं। अब मैंने पिछले में मास देके चार्ज पूछा, अब मैं ये भी पूछ सकता हूं चार्ज देके मास पूछूं। 2 एम्पियर करंट चलाया, 2 एम्पियर 3 मिनट को इंटू 60 कर लिया, तो ये क्या लगाया IT, तो ये चार्ज किस में आ गया बताओ, कूलम में। अब मैंने पूछा कितना मास जमेगा, तो बताओ दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस कर देंगे, अब मास आ जाएगा, यस और नो। तो इस तरह फटाफट बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। अगला देखिए, अगले का आंसर, 60 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। CaCl2 को तोड़ो, Ca2 प्लस और Cl माइनस, Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Ca बनेगा, मतलब 2 फैराडे से 40 ग्राम बनेगा। कितना बनाना है, 60 ग्राम। 60 ग्राम बनाने के लिए x दिस बाय दिस बराबर दिस बाय 10, सवाल खत्म। MnO4 माइनस Mn2 बनाना है, MnO4 माइनस, यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर यहां होगा 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें 7, 7 से 2 गया, इसका मतलब कितने का डिग्रीज आया, 5 का, तो यहां इलेक्ट्रॉन होंगे 5, मतलब 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी। 5 फैराडे से ये इसमें 1 मोल इसमें कन्वर्ट होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी से, 5 से। ये बताइए Cr2O7 में क्रोमियम का नंबर है 3, सॉरी क्रोमियम का नंबर है 6 से 3 गया, 6 से 3, Cr2O72 नेगेटिव जा रहा है Cr3 प्लस में, यानी ये जा रहा है 6 से 3 में। 1 में 3 का डिक्रीज है, लेकिन यहाँ क्रोमियम 2 है, तो 2 में कितने का डिक्रीज है, 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 1 मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 1 मोल मॉलिक्यूल 6 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 6 फैराडे गेन करेगा, तो 6 फैराडे चाहिएगा, यस और नो। अगली बात आती है, वाटर O2 में जाए, वाटर O2 में जाए, वाटर O2 में जाए, तो ये देखिए वाटर में ऑक्सीजन कितना नेगेटिव है, 2, किस में जा रही है, O2 में, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है बताओ जरा, O माइनस जा रहा है O2 में, 0 स्टेट में, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, सीधी सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, तो एक वाटर में एक ही तो ऑक्सीजन है, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन, 1 मोल लिखेंगे तो यहां हो जाएगा
2 फैराडे। एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 1 मोल होगा तो 2 फैराडे चार्ज लॉस करेगा, यानी 2 फैराडे चार्ज इन्वॉल्व होगा, तब जाके क्या होगा, ये 1 मोल वाटर O2 में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार हमने देखा फैराडे लॉस और उसकी प्रॉब्लम्स को। ये था इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट। अगले मुद्दे पे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्रोडक्ट क्या आया, NaCl, एक्वस NaCl का केस, Cl- से Cl2 बनता है एनोड के ऊपर, और उसमें ओवर वोल्टेज की वजह से होता है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, अगर हमारी पास कौन सी इलेक्ट्रोड हुई, अगर सोडियम अमलगम की इलेक्ट्रोड हुई तो सोडियम जमना शुरू हो जाएगा। यस और नो? अगली बात करते हैं कंडक्टेंस। इसके अंदर ध्यान दे बेटा, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर कैटायन और एनायंस है। अगर हम यहां बैटरी जोड़ देते हैं तो क्या होगा, कैटायन भी भागेंगे, एनायन भी भागेंगे, और कैटायन और एनायन की मूवमेंट से करंट बनेगा, और इस मूवमेंट का ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस ही कहलाती है कंडक्टेंस। और ये जो लिक्विड है वो इसे जाने से रोकेगा, और उस रुकावट का नाम है रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली होगा इस सॉल्यूशन की लेंथ के, और इनवर्सली होगा इस सॉल्यूशन के एरिया के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट होगा रो का नाम होगा रेजिस्टिविटी। अगर मैं इसको पलट दूं तो 1/r = हो जाएगा 1/ρ L/A। अब सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से। 1/r का नाम रखा है G, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसकी यूनिट ओम, और 1/ओम ओम इनवर्स, जिसे महो भी कहते हैं, सीमन भी कहते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट है साइमन। 1/ρ रेजिस्टिविटी के उल्टे को कहते हैं कप्पा, यानी कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट होती है रो की यूनिट ओम सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ओम इनवर्स का नाम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो और डिवाइडेड बाय L/A को कहते हैं G*, दैट इज सेल कांस्टेंट। देयरफॉर फार्मूला बन गया कप्पा का G*। कर लें आप याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। कप्पा बराबर है G*। सेल कांस्टेंट, L/A का नाम है सेल कांस्टेंट। इसकी यूनिट होएगी सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट होएगी साइमन, और कप्पा की यूनिट आपको दिखी गई, ये साइमन, ये सेंटीमीटर इनवर्स, तो टोटल मिला के हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो बात समझ आई कि नहीं है? सवाल आपको कि सर सवाल कैसे आएगा? एक सॉल्यूशन है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब G दे दिया, 500 ओम रेजिस्टेंस है, 1/500 करा, G आ गया G। अब वो कहेगा L दे रखा है और A दे रखा है, या सिर्फ रेजिस्टेंस दे रखा है, उल्टा करा, G आ गया। अब कहेगा सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दे रखी है कप्पा, तो आप यहां से कप्पा और G रख के G* निकाल लेंगे, निकल गया G*। अब कहेगा एक नया सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन बदलने से G* नहीं बदलेगा, सॉल्यूशन बदलने से G* नहीं बदलेगा, तो G* जो था वही है, पहले निकाल लिया। अब कहेगा एक नया सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस इतना है, बताओ उसकी कप्पा कितनी है, तो G* पहले निकाल लिया, नए सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दे रखा है तो G आ गया, अब नए सॉल्यूशन की कप्पा आ जाएगी। तो इस तरह से इस पर सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। दो तरह की स्पेशल कंडक्टेंस है, एक है लैम्डा और एक है कप्पा। इस पे तो सवाल मैं कह रहा हूं 100% श्योर है, 100%। कप्पा का नाम है कंडक्टिविटी, इसका नाम है मोलर कंडक्टेंस, या मोलर कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं, लेकिन ये कंडक्टिविटी नहीं है, कंडक्टेंस है। तो व्हाट इज कप्पा? कप्पा क्या है? एक सॉल्यूशन ले लो, 1 लीटर, 1 लीटर में आयन छोड़ दो,
1 लीटर में आयंस की मूवमेंट, यानी कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टेंस क्या है? सॉल्यूशन ले लो कितना ही, एनी वॉल्यूम, उसमें 1 मोल डाल दो, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट का नाम है मोलर कंडक्टेंस। वॉल्यूम कितना ही हो, यहां है कंडक्टेंस ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस की मूवमेंट है उसका नाम है कप्पा। अगर हम पानी डालेंगे यानी डाइल्यूशन करेंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो लेमडा बढ़ेगा। क्यों? आयंस फ्री हो जाएंगे, लाइन बहुत खास है। जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे, मतलब इसके अंदर कैटायन और एनायन है और हमने पानी डाल दिया, तो कैटायन एनायन दूर हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और जैसे जैसे आयंस फ्री होते जाएंगे लेमडा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हमने यहां डाइल्यूशन किया तो कप्पा डिक्रीज होगा, क्योंकि 1 लीटर में आयंस कम हो जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज। 1 लीटर में पहले आ रहे थे 20 आयन, पानी डाल दिया तो 1 लीटर में आने लगे 10 आयन, और पानी डाल दिया 1 लीटर में आने लगे 5 आयन। तो कप्पा डाइल्यूशन करने पे घटता जाएगा और लेमडा डाइल्यूशन करने पे बढ़ता जाएगा। बोले बात समझ आई कि नहीं आई? अगर हम ग्राफ की बात करें लेमडा का, रूट सी के साथ ग्राफ, स्ट्रॉन्ग में ऐसा आता है, डाइल्यूशन करने पे लेमडा बढ़ रहा है। वीक का ऐसा आता है, उसमें भी बढ़ रहा है, वीक में भी बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग में भी बढ़ रहा है। ये तो है स्ट्रॉन्ग का और ये है वीक का। तो स्ट्रॉन्ग में भी कंसंट्रेशन कम होने पे बढ़ता है और वीक में भी बढ़ता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग के लिए कोई इक्वेशन पूछे कि लेमडा की इक्वेशन क्या है, तो देखिए y = mx + c। किस तरह की इक्वेशन है? y = mx + c। y में कौन है? लेमडा। x में कौन है? रूट c। इस लाइन की स्लोप कैसी है? नेगेटिव प्लस कट, ये कट कहलाता है लेमडा नॉट। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लेमडा नॉट, और इस इक्वेशन का नाम है डी-बाय-हक्कल इक्वेशन, डी-बाय-हक्कल-ऑन-सेगर इक्वेशन। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगला मुद्दा है कि अगर हमसे कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछे तो जो लेमडा है उसको डिवाइड कर देंगे लेमडा नॉट से, लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट। आप कहोगे सर लेमडा कैसे आएगा? लेमडा का फॉर्मूला याद कर लें, कप्पा बाय सी गुणा 1000। आपको कप्पा गिवन होगी, कंसंट्रेशन गिवन होगी, कप्पा जैसे क्या दिया गया, कंडक्टिविटी इतने सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, सी है मोलैरिटी, कप्पा बाय सी गुणा 1000 करके लेमडा आ जाएगा। और लेमडा नॉट कैसे आएगा? या तो गिवन होगा या आएगा ये कोलराश लॉ से। आप कहोगे वो क्या है सर? कि आपने एक कैटायन ले लिया, AB इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, और आप उसमें पानी डालते रहे, कंटेनर में पानी, उसमें आपने AB इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अगर आप पानी डालते रहे, खूब सारा पानी हो जाए, कैटायन एनायन से दूर हो जाए, तो टोटल मोलर कंडक्टेंस होगी कैटायन की मोलर कंडक्टेंस प्लस एनायन की मोलर कंडक्टेंस। तो टोटल मोलर कंडक्टेंस इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस एनायन। अगर आपको सर ऐसा हो जैसे A to B हो, 2 आएंगे कैटायन वाले, 2 आएंगे कैटायन वाले, 1 आएगा एनायन वाला। आपको सर ऐसा हो तो A to B 3 हो तो सर 2 आएंगे कैटायन वाले आयन प्लस 3 आएंगे एनायन वाले। आपको ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी। एग्जांपल के तौर पर मैंने कह दिया लेमडा नॉट NaCl बताओ। मैंने कहा लेमडा नॉट
NaCl बताओ। आपको सर सीधी सी बात है, लैम्डा नोट Na प्लस प्लस लैम्डा नोट Cl माइनस, ये x है और ये y है, जोड़ दो। मैंने कहा लैम्डा नोट BaCl2 बताओ, तो लैम्डा नोट Ba2 प्लस प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, लेकिन इस वाले को 2 से गुणा करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन में दे रखा है x है और ये मैंने क्वेश्चन में दे रखा है y है, तो यहां 2y आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा बताओ, तो आप क्या करोगे? लैम्डा बाय लैम्डा नोट, लैम्डा आपने निकाल दिया कप्पा बाय सी इंटू 1000 करके, लैम्डा नोट आपने निकाल लिया कोलराश से, अल्फा आ गया। मैंने कहा एसिड का Ka बताओ, Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो आंसर होगा C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। C है कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी गिवन होगी क्वेश्चन में तो C रख देना, और अल्फा की जगह लैम्डा बाय लैम्डा नोट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा नोट, ये सारी वैल्यूज रख देना, और जो एसिड होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे तो आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट पे, जो कि है कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल्स, सेल्स के बारे में तुम्हें ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सवाल यह आएगा घड़ियों में, वॉचेस में, हियरिंग एड्स में क्या यूज होते हैं, कौन सा सेल यूज होता है? तो जवाब होगा बटन सेल। ठीक है, जिसकी वोल्टेज फिक्स रहे, वोल्टेज फिक्स रहे वो कौन सी सेल है? मरकरी सेल। जिसकी वोल्टेज फिक्स है वो कौन सी सेल है? मरकरी सेल। क्यों फिक्स है? आयंस नहीं होते मरकरी सेल में, आयंस नहीं होते इसलिए उसकी वोल्टेज फिक्स है। अपोलो मिशन में कौन सी यूज हुई? अपोलो मिशन में कौन सी सेल यूज हुई? अपोलो मिशन में कौन सी सेल यूज हुई? तो आंसर होगा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, ये बात आप याद रखें। आपसे कह दिया जाए कि इन्वर्टर में, बैटरी में ये कौन सी होती है? तो आंसर होगा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। आपसे कह दिया जाए रेडियो ट्रांजिस्टर में कौन सी यूज होती है? रेडियो या ट्रांजिस्टर में कौन सी सेल यूज होती है? तो जवाब होगा ड्राई सेल। क्या जवाब होगा बेटा? ड्राई सेल। एक तो ये बात याद होनी चाहिए। फिर आप फोकस करें थोड़ा सा लेड स्टोरेज बैटरी पे। लेड स्टोरेज बैटरी में एक लेड की रोड होती है, एक PbO2 की। Pb एनोड होता है, PbO2 कैथोड होता है, और ये डूबे होते हैं H2SO4, एक्वस H2SO4 में 38% सॉल्यूशन में डूबे होते हैं। रिएक्शन जब होती है तो Pb जाता है Pb2 प्लस में, और PbO2 भी जाता है Pb2 प्लस में। ये दो बात याद रखें, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और ये दो इलेक्ट्रॉन दे के। तो एनोड पे Pb भी डिसॉल्व होगा और PbO2 भी डिसॉल्व होगा। Pb भी डिसॉल्व होगा और PbO2 भी डिसॉल्व होगा, और दोनों Pb2 प्लस में जाएंगे। और जब इसकी चार्जिंग करेंगे, जब इसकी चार्जिंग करेंगे तो ये वाली रोड भी डिपॉजिट होगी, ये वाली रोड भी डिपॉजिट होगी, यानी इधर वाली इधर रिएक्शन हो जाएगी, इधर वाली इधर। ऐसा होता है लेड स्टोरेज बैटरी में। समझ गए मेरी बात को? अगली बात है नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन बहुत ही स्टैंडर्ड सी बात है। जिंक जा रहा है जिंक 2 प्लस में, यहां कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर। कॉपर 2 प्लस जा रहा है 0.02 मोलर कॉपर में। आपसे कहा गया है आप ई सेल निकालिए, ई सेल निकालिए। तो बेटा कैसे करना होता है? पहले सेल की रिएक्शन बनाओ। जिंक जा रहा है, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है कॉपर में, जोड़ो। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस जा रहा है जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर में। और नर्नेस्ट इक्वेशन का फार्मूला लिखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन।
n वो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ इन्वॉल्व हुए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन काटे गए हैं? 2, तो यहाँ 2 आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा लॉग ये वाली चीज, इसका आयन, जिंक आयन की कंसंट्रेशन 0.01 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ 1 है तो पावर में 1 आएगा, अगर यहाँ 2 होता तो पावर में 2 आता, डिवाइडेड बाय ये वाला आयन कितना है? 0.02। अब आप इसे सॉल्व करें, आप कहोगे ई नोड सेल सर, ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट, हु इज राइट? ये है, इसका दिया होगा 0.34 माइनस इसका दिया होगा माइनस 0.76, तो हो गया प्लस 0.76, और आगे की वैल्यूज आप जानते हैं, उसे आप क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना। अगर इस क्वेश्चन में ही कह दिया जाए कि बताइए सेल काम करना कब, ई नोड सेल का फॉर्मूला बनाइए, सेल काम करना कब बंद करती है, सेल काम करना कब बंद करती है, तो बोलिए ये फॉर्मूला होता है लॉग क्यू, यहां लिखते हैं जनरल फॉर्मूले में क्यू, यहां होता है एन। जब सेल काम करना बंद करती है तो ई सेल हो जाता है 0, ई सेल 0, और क्यू को क्यू नहीं केसी लिखेंगे, तो बताइए ई नोड सेल इज इक्वल टू होता है 0.0591 बाय एन लॉग केसी, एंड केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसी क्वेश्चन में यूं कह सकता है, ई नोड सेल निकाल लिया आपने, कैसे रखोगे? 1.1 0.34 माइनस में माइनस 0.76 दैट इज 1.1, एन हो गया 2, लॉग केसी आ जाएगा, लॉग केसी आ गया तो इसका मतलब है केसी आ गया, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू विल बी द केसी। अगली बात है कि आपसे पूछ ले कि डेल्टा जी बताओ, डेल्टा जी बताओ, डेल्टा जी कैसे निकलेगा? डेल्टा जी नोड का फार्मूला बेटा माइनस एन एफ ई नोड सेल, माइनस एन एफ ई नोड सेल, माइनस एन एफ ई नोड सेल, ये रहा ई नोड सेल, कितना है बताइए? 0.0591 बाय एन लॉग के सी। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें, इसको आर टी बाई एन एफ लिखे तो ये हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, आर टी लॉग के सी, ये डेल्टा जी नॉट का फार्मूला हो जाएगा, इसको भी आप याद रखें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। एक है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड का सवाल, पीएच पे H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके बना रहा है H2 हाफ, तो E का फार्मूला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा बताओ? E नोड हाइड्रोजन माइनस होगा 0.0591 बाय एन, एन यहां 1 है, लॉग प्रोडक्ट H2 की कंसंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय H प्लस की कंसंट्रेशन। E नोड हाइड्रोजन का 0 होता है, ये ऊपर ले जाओ माइनस 0.0591 लॉग H प्लस की पावर -1, माइनस आगे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको लिखते हैं 0.0591 लॉग H होता है माइनस पीएच, तो आंसर हो गया माइनस 0.0591 पीएच। अब यूं कह दे कि अगर पीएच, यूं कह दे कि पीएच 2 है, 2 पीएच पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो सीधा लगा देना माइनस 0.0591 इंटू पीएच, 2 है तो 2 रख देना, 3 है तो 3 रख देना, 4 है तो 4 रख देना। इसी के साथ हमारा कौन सा टॉपिक पूरा हो गया है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा हो गया है। आप इसको, इन मुद्दों को आप पूरा फोकस करके देखें। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम नया टॉपिक पढ़ लेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू।